कैंसर अभी तक इरेडिकेट क्यों नहीं हुआ? कैंसर has also become a business going to billions of dollars. कैंसर क्योर कब होगा? जब आपको डीएनए डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए फिर तो आप इमॉर्टल ही हो गए। So what are the trigger points? अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, वो जाके आगे कैंसर कर सकते हैं, वो आपको ओबीज करते हैं। आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल बैलेंस होता है, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है वो काम करना बंद कर देती है। अगर कैंसर से बचना है तो इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंस, मोर देन 80% कैंसर आर प्रिवेंटेबल। कैंसर डायग्नोज ही तब होता है जब इट्स ऑलरेडी टू लेट। इंडिया में प्रॉब्लम ये है, हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी, बोथ एट अ पर्सनल लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल। तो आप अपने आप की बॉडी को कैंसर की तरफ धकेल रहे हो। Hi everyone, welcome back to another episode of the Grain Talk Show. Today we are going to be discussing about a topic that affects millions of lives, yet continues to be surrounded by fear, uncertainty, silence and stigma: cancer. Joining us today is Dr. Devinder Pal, Head of Oncology at Fortis Hospital, Ludhiana. Sir is a leading expert with decades of experience and helps his patients fight cancer with utmost clarity, compassion and commitment. Thank you, sir. It's such a pleasure for us to have you on the Grain Talk Show. Sir, thank you so much for being a part of the Grain Talk Show. Thank you so much, ma'am, for having me here. Thank you so much. Sir, आप daily basis पे you deal with such a difficult disease, cancer, you know. नाम ही ऐसा है कि जिसका diagnose हो जाए and you feel it's the end of the world. It's very devastating for the families. So, exactly ये cancer है क्या? And बॉडी में एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं जब ये कैंसर हमारे शरीर में आता है? देखिए मैम, ऐसा है कि कैंसर अब कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो बाहर से आती है। करेक्ट। समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग इन द बॉडी। कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है। तो इसके ट्रिगरिंग फैक्टर कई चीजें होती है, पर मोटा मोटा होता है कि अगर कैंसर सेल बनता है तो पहली बात, अगर वो कैंसर सेल है तो वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट है और हमको डैमेज कैसे करता है, हमारी जान पे कैसे बनाती है किसी पेशेंट की। हर जैसे जैसे इंसान है, वह जिसने जन्म लेना है उसने पूरा भी होना है, उसी प्रकार से बॉडी में हर सेल भी होता है जी। हर सेल बनता है, उसका एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद उसने मरना होता है। कैंसर सेल जो होता है नॉर्मल सेल से इस तरह डिफरेंट होता है कि उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वैसी नहीं होती। अगर एक नॉर्मल सेल ने बॉडी में 10 दिन जिंदा रहना है तो कैंसर सेल के पास इतनी पावर होती है कि वो 500 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर 500 दिन तक रहेगा, सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं होती, वो डिवाइड भी मल्टीपल टाइम होता है। अगर एक नॉर्मल सेल सिर्फ अपनी जिंदगी में 1 या 2 बार डिवाइड होता है तो कैंसर सेल लाखों गुना डिवाइड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इतने ज्यादा सेल्स बन जाते हैं कि उनमें से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। गांठों में से फिर केमिकल्स निकलते हैं जो कि बॉडी को डिप्राइव करते हैं। जो खाना एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल सेल्स की तरफ जाना चाहिए वो कैंसर सेल खाने लग जाते हैं। बॉडी वीक होती रहती है, इन्फेक्शन होने लग जाती हैं और अल्टीमेटली कई प्रकार के आगे जो होते हैं डाउनस्ट्रीम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान पे बनाती है। तो बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि एज के साथ-साथ या मल्टीपल अदर फैक्टर्स के साथ-साथ एक हमारी बॉडी में जो नॉर्मल एक तरह जिसको हम कहते हैं, एक होमियोस्टेसिस जिसको कहते हैं, एक नॉर्मल जो भगवान ने हमारी बॉडी में एक तरह की जिसको सिस्टम कहा जाता है, माइक्रो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, उससे एस्केप करके हमारी बॉडी को डिप्राइव करना शुरू कर देता है। सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच कम्स आउटसाइड द बॉडी, अंदर से ही बनता है। हाँ, अब वो क्यों बना, इसके कई कारण होते हैं जो हम आगे जाके भी बात करते जाएंगे। तो सर कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण कैंसर बनता है बॉडी में? जैसे कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है तो बंदे को कैंसर होता है, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, या जैसे यू नो कि जो बंदा बहुत शुगर लेता है, यू नो शुगर एंड कैंसर आर रिलेटेड। सो व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स? यस मैम, ये बहुत दरअसल ये बातें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक लेमैन के लिए, एक आम नागरिक है या आम इंसान है जिसको अभी कैंसर नहीं हुआ है, जिसके परिवार में कैंसर नहीं हुआ है, उसके लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज बीमारी है, अगर आप देखा जाए तो मोर देन 80% कैंसर आर प्रिवेंटेबल। मोर देन 80% कैंसर प्रिवेंटेबल, विच इज अ ह्यूज चंक। ठीक है ना। जैसे हम बाकी बीमारियां कहते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट की डिजीज है, दे आर ऑल्सो प्रिवेंटेबल। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि आगे नहीं फैलती पर अपने अंदर शुरू होती है। एंड दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज।
अब पहले जैसे कहा जाता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे हमारे टाइम पे तो इतना कैंसर होता नहीं था। ऑफ कोर्स दे वर राइट, एंड द प्राइमरी रीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट इज जो आजकल की लाइफस्टाइल है और जो आज से 50 साल या 100 साल पहले लाइफस्टाइल थी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास इतनी इम्यूनिटीज नहीं थी, विगरस एक्टिविटी होती थी, लोग काम करते थे, चलते थे, काम पे जाते थे, लाइफस्टाइल उनका ऐसा था, खाने में सिंपल खाना होता था। तो ये बात और है कि उस टाइम पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, पर वो इस वजह से नहीं थी कि उनको कैंसर हो जाता है। कैंसर जी वो जी इस वजह से होता था क्योंकि उनको इन्फेक्शंस हो जाती थी। तो आजकल के ज़माने में क्या है, हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि हम इन्फेक्शन से तो बच जाते हैं। जी हाँ तो जी वही जो हमारे जब आज़ादी के टाइम पे हमारी जो मीडियन एज थी इंडियंस की, दैट वाज़ हार्डली अराउंड 50 इयर्स। ओके अब हम 68-70 इयर्स तक पहुँच गए हैं। तो उस बात पे हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने एवरेज लाइफ तो शायद तो बढ़ गया है, पर वो लाइफ स्पैन तो बढ़ गया, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रही, ये भी देखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल लोग आज 70 साल तक जी रहे हैं, 75-80 इयर्स तक जी रहे हैं, पर जो भी एज 50 इयर्स क्रॉस कर जाता है, एवरी थर्ड पेशेंट इज डायबिटिक, जी every third patient is hypertensive, हम्म, coronary artery disease, heart disease, every fifth patient is having a heart disease. उसी लाइन में every 10th patient has a cancer. कैंसर So ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी एज की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ऑफ कोर्स एज के साथ बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है और कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो आपने बात की कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, बिकॉज जैसे आपने कहा कि जैसे आम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या वो अपनी लाइफ़स्टाइल ऐसा व्यतीत कर रहे हैं कि वो कैंसर से बच सकते हैं? आई थिंक नोबडी नोज़। हम्म, आजकल की लाइफ़स्टाइल क्या है? सुबह उठो, काम पे जाओ, सारा दिन काम करो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। यही लाइफ़स्टाइल है। नोबडी हैज़ टाइम फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे हम सिर्फ़ गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं हाँ और कुछ जी नहीं करते। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे 8 घंटे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। और ये नहीं कह रहा कि ये मतलब ये किसी का कसूर है। ये हमारा आजकल का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा बन चुका है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जी हाँ यू जी कैन नॉट अवॉइड दिस थिंग्स, बट स्टिल अगर कैंसर से बचना है, तो इट डज़न्ट टेक अ रॉकेट साइंस टू प्रिवेंट कैंसर्स। देयर आर हम्म, फ्यू थिंग्स ओनली। अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो, क्योंकि आजकल के लाइफ में क्या है कि कई चीज़ें तो अनअवॉइडेबल हैं। हाँ जी जैसे आप कहिए कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हम एक लेवल तक अवॉइड कर सकते हैं, टोटल जी नहीं अवॉइड कर नहीं सकते। कर सकते हर बंदा अगर टोटल स्ट्रेस फ्री हो तो हर इंसान महात्मा बन के बैठते, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता हर इंसान की पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कई चीज़ों का स्ट्रेस होता है। पर हम्म, यहाँ जैसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम कहेंगे अगर दिन में या हफ्ते में 2-3 दिन अगर मेडिटेशन करें, योगा करें, चाहे 10 मिनट ही करें, इट हेल्प्स। हम्म, सिमिलरली फिजिकल एक्टिविटी की बात है। अब कहा जाता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है हफ्ते में 5 दिन ईदर 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज और 75 मिनट ऑफ रिगरस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। क्योंकि उससे अब इन चीज़ों से डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कैंसर से आप बच जाओगे, जी पर जो चीज़ कैंसर की तरफ आपको लेके जाती हैं, उससे आप बच उनसे बचते हो। हाँ जी जैसे आपने ट्रिगर फैक्टर कहा कि कैंसर के ट्रिगर फैक्टर्स क्या है, तो इसमें जितनी मर्जी रिसर्च आप कर लीजिए, जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, नटशेल बातें वही 3-4 सिंपल बातें रह जाती हैं, जो आपको कैंसर की तरफ धकेलती हैं। हम्म, नंबर 1 इज़ योर डाइट, हम्म, नंबर 2 इज़ योर वेट, नंबर 3 इज़ योर मेंटल हेल्थ एंड नंबर 4 इज़ हाउ मच यू स्लीप प्रॉपर्ली और नॉट। हम्म, सारा नटशेल इन्हीं बातों में आ जाता है। चाहे आप कहें कि शुगर कैंसर करता है कि नहीं करता, ये चीज़ कैंसर है। अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ कैंसर करती है तो वो नटशेल इन 4 चीज़ों पे आके इफ़ेक्ट करती है। और अगर ये 4 चीज़ें आपकी इफ़ेक्टेड हो रही हैं तो आप अपने आप की बॉडी को कैंसर की तरफ धकेल रहे हो। और अगर इन 4 चीज़ों से आप बच रहे हो, इन 4 चीज़ों का आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम है, बैलेंस बना हुआ है, जी तो आप कैंसर से बचे हुए हो। तो हम्म, मोटा-मोटा ऐसे होता है कि ये ट्रिगर फैक्टर्स 4-5 ही होते हैं। राइट राइट सर और सर जैसे आज की डेट पे बहुत पेस्टिसाइड्स है हमारे जैसे स्पेशली इन पंजाब अनकंट्रोल्ड पेस्टिसाइड्स जा रहा है हम वही कंज्यूम कर रहे हैं वी डोंट नो कि दूध जो हम पी रहे हैं अब पहले जमाने में तो कहते थे ना कि इफ यू हैविंग मिल्क यू हैविंग वेजिटेबल्स अब आप कच्चा सैलेड भी खाओगे तो यू डोंट नो व्हाट यू पुटिंग इनसाइड योर बॉडी व्हाट पोल्ट्री यू आर टेकिंग यू डोंट नो व्हाट यू आर हैविंग बिल्कुल सही है। तो कैसे हम जज करें कि खाना भी जो हम ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है देखिए इतना अडल्ट्रेशन है देखिए मैम, ये जब 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी, खासतौर पे पंजाब में आई थी, दैट वाज़ अ बूम फॉर इंडिया। इंडिया को कितने सदियों की
से मतलब जो हम इतने गरीब थे उसको एकदम से बाहर इंडिया बिकेम सरप्लस इन फूड एंड ऑल दैट आर वेरी गुड थिंग्स टू हियर। जी। बट जो उसके ड्रॉबैक्स थे, जो उसके डिसएडवांटेजेस थे, वो हमको कई सदियों के बाद जाके पता लग रहे हैं। द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड व्हिच हैज बीन यूज्ड इन इंडियन सॉइल, स्पेशली इन द नॉर्दर्न बेल्ट, और जो कि हम कहते हैं कि जो मेन बेल्ट फार्मिंग की है, प्रोडक्शन की है, उसने हमारी जमीन को बहुत पोल्यूट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप इट डजंट रिक्वायर एनी साइंटिफिक रीजन जो सबको पता है। वी हैव नंबर ऑफ स्टडीज आल्सो। तो अब उसका डैमेज क्या है? अब देखो, अगर आप मैम ये कहें कि हम क्या खाएं, किस चीज से बचें, तो मैडम सॉइल तो सेम ही है, अब बच तो पाओगे नहीं। पर ये ऐसी बात भी नहीं कि हम उसको कम नहीं कर सकते। देयर आर वेज। अब जैसे आपने कहा पेस्टिसाइड्स का यूज है, ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड का यूज है, पर अब सरकारें काफी विजिलेंट हो चुकी हैं। लास्ट आई विल से कपल ऑफ 10-15 years से देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस एंड ऑल दोस थिंग्स। पीपल आर ट्राइंग टू कर्ब डाउन ऑल दिस थिंग। देयर आर इंसिडेंट्स वेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टेकन अप थिंग। तो ये अच्छी बात है। पर अगर आप ये कहें कि कौन सा दूध पिएं, कैसे बचें, मैं ये कह सकता हूँ कि अब हर इंसान अपनी गाय तो पैदा घर पे रख नहीं सकता, ठीक है, पर एटलीस्ट ये होता है कि आप अच्छे सोर्स से लीजिए, जो पेस्चराइज्ड मिल्क है वो लीजिए, क्योंकि अगर आपने मिल्क को बॉईल भी कर लिया तो काफी हद तक उसमें तो खत्म हो जाती है। बट अपनी जिसको हम कहते हैं कि अच्छे सोर्स से सामान लीजिए, अच्छा चीज अब मतलब साफ सुथरी खाइए। और बात ये है कि जैसे हम कहें कि हम दूध तो पी रहे हैं, बच्चे सब कुछ करते रहे हैं, बात ये है कि वो चीज तो चलो ठीक है, पर जो दूध के अलावा चीजें हम खा रहे हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है, MSG है, अजीनोमोटो है, चिप्स हैं, वो अब जैसे ये जो आपने बात की ना कि ये एक डाइट का पार्ट है। जैसे डाइट में हम कहा जाता है कि हेल्दी डाइट क्या होती है और कौन सी ऐसी डाइट है जिससे कि हम कैंसर से बच सकते हैं। ऐसी कोई डाइट नहीं होती जिससे कैंसर से बच सकते हैं। हमारा एम कैंसर से बचना नहीं है, हमारा एम है कि हम कैंसर से भी बचें और बाकी बीमारियों से भी बचें। तो उसके लिए जो एक होलिस्टिक डाइट होती है वो क्या होती है? होलिस्टिक डाइट को बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जो होता है उसमें यही होता है, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीरियल्स होने चाहिए, लेग्यूम्स जिसको कहते हैं, दालें होनी चाहिए, और कुछ अमाउंट ऑफ फर्मेंटेड फूड होना चाहिए। पर जब हम बाकी चीजों की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, जैसे चिप्स हैं, जैसे बाकी चीजें हैं, वो भी एक हद तक अलाउड की जा सकती है। उसको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड विच इज नॉट डैमेजिंग योर डाइटरी एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं थोड़ा पता चलता है। पर एक टर्म होता है उसको कहते हैं UPF, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है वो फूड जिनमें को बहुत डीप फ्राई किया हो, जिसमें कोई बहुत ज्यादा एडिशनल फ्लेवर्स डाले हो, जिसमें बहुत एडिटिव्स डाले हो, स्टेबलाइजर्स डाले हो, और ऐसी चीजें डाली हो जो कि आपको टेस्टी लगे, जो आपको एडिक्शन कराएं, जो आजकल के बच्चों में बहुत हो चुका है। दे कैन नॉट लिव विदाउट दिस फ्राइड फूड्स। उनको वो जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनमें चीजें ऐसी डाली गई होती है जो आपके ब्रेन की एक सेंटर होता है, डोपामिन सेंटर जिसको कहते हैं, वहां पर बाकी साइकोट्रोपिक सेंटर होते हैं, वहां पे जाके इतने की ज्यादा वहां पे इन्जेक्शन करते हैं कि बच्चों को एक क्रेविंग होती है। इट इज मोर लाइक एडिक्शन टू देम, और ये तोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है, या तो मतलब मॉडरेशन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बात है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो जाके आगे कैंसर कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया, वो सीधे डायरेक्टली कैंसर नहीं करते, वो आपको ओबीज करते हैं, आपका बॉडी वेट डिसरेगुलेशन होता है, आपकी बॉडी पे लीवर पे प्रेशर पड़ता है, आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल बैलेंस होता है, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है वो काम करना बंद कर देती है। तो जब और बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो ये वो चीजें आगे जाके कैंसर करती हैं। तो कहने का मतलब है कि डाइट इंपॉर्टेंट है, पर डाइट का सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर मोर इंपॉर्टेंट है कि बाकी की चीजें हम क्या कर रहे हैं, जो हम डाइट के अलावा क्या कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, दे आर फार मोर इम्पोर्टेंट। दूध कहाँ से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैकडॉनल्ड से कितना कुछ आ रहा है और बाकी जगह से कितना कुछ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। जी। अच्छा सर, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आई हैड रेड समवेयर एवरीबॉडी सेज कि रॉ सैलेड खाओ, देन आई आल्सो रेड कि रॉ जब आप खाते हो तो आप बिल्कुल ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह क्लीन नहीं होते। तो डू यू रेकमेंड पर्सनली कि रॉ सैलेड खाना चाहिए कि कुक्ड वेजिटेबल ही खानी चाहिए? नहीं, देखिए मैम, ऐसा है, रॉ सैलेड इज वेरी, अगर सैलेड की आप बात कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल हेल्दी रेड सैलेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर आल्सो। अब अगर आपको, जैसे फिर मैं बता रहा हूँ, अगर तो आपके खुद के बगीचे की लगी हुई चीजें आपको पता है, अगर बाहर से आ रही हैं तो हम प्रेफर भी, अब ये कहना कि सैलेड को कुक करके खाओ तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म है उसके, जस्ट कुछ नहीं होने वाला। आप उसका छिलका उतार के खाइए,
ठीक है, क्योंकि अगर कोई पेस्टिसाइड यूज भी हुआ होगा तो आउटर सरफेस पे होता है, जिसमें कि मेन डेपोजिशन आउटर सरफेस पे होती है। जी। तो यही कहा जाता है कि अगर आपका सोर्स से ज्यादा रिलायबल नहीं है और आपको डर है, तो आप उसको पील ऑफ करके उसके छिलका उतार के खाइए, क्योंकि बाकी सैलेड तो जरूरी है। जरूर। सेम होल्ड्स विद अदर फ्रूट्स आल्सो, सेम होल्ड्स विद वेजिटेबल आल्सो। करेक्ट। ये आपको आजकल कई चीजें आती हैं जो कहते हैं कि इसमें वॉश करो तो आपके पेस्टिसाइड साफ हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई स्टडीज प्रूवन नहीं है। सिंपल कहा जाता है कि अगर आप पानी में, गुनगुने पानी में, थोड़ा गर्म पानी में धुलेंगे तो उसके पेस्टिसाइड की जो परत होती है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। एंड देन आपने पील कर दिया पील कर दिया तो इसलिए इजी रहता है। एंड सर कोई ऐसे द बिगेस्ट चैलेंजेस कि कैंसर डायग्नोज ही तब होता है जब इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो कोई ऐसे टेस्ट हैं जो आप अपने व्यूअर्स को हम बता सकते हैं कि हमें ये रेगुलरली ये टेस्ट कराने चाहिए एनुअली, या या कोई एज स्पेसिफिक या जेंडर स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे हमने सुना है कि PSA कराना चाहिए जेंट्स को, या कोई ब्रेस्ट कैंसर मार्कर टेस्ट हैं? सो देखिए मैम, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकता है। पर जो मैक्सिमम बर्डन कैंसर का है वो अफेक्ट करता है, अगर देखा जाए तो वो मिडिल एज में, यंग एज जिसको हम कहते हैं 30 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक में मैक्सिमम कैंसर की पीक करता है। और सारी गवर्नमेंट, सारी गाइडलाइंस 30 से लेकर 65 ईयर्स को टारगेट करते हैं, बिकॉज दीज आर द एज व्हेन यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव। जब आप पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, एंड अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर बहुत इसको कहते हैं स्पाइरल डाउन इफेक्ट होता है और इट कैन डेवास्टेट द होल फैमिली। सो आइडली तो हर इंसान को कैंसर स्क्रीनिंग में आना चाहिए, बट फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 65 इज द टारगेट which we as a treating physicians or as a cancer specialist we want to target this population। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि कैंसर्स में से ऑलमोस्ट 60 to 70% कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम इनको होने से पहले ही रोक सकते हैं। और इनमें अगर आप कहें कि लेडीज में कौन से कैंसर मोस्ट कॉमन है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं और मेल्स में कौन से हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले फीमेल्स पे आते हैं, बिकॉज फीमेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ फैमिली। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता है जो बच्चे देने का मुख्य कैंसर होता है। ये दो कैंसर हैं which account for almost 40 to 50% of all the cancers in females, and both are preventable। How they are preventable? जब किसी लेडी की एज 30 क्रॉस कर जाती है और प्रेफरेबली अगर 40 भी क्रॉस कर गए हैं, तो उनको एक टेस्ट होता है, उसको मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी सिंपल एक ब्रेस्ट का सिंपल सा एक्सरे होता है, वो करवाना चाहिए। कितनी बार कराना चाहिए? गाइडलाइन तो कहते हैं कि हर साल कराना चाहिए, बिकॉज मैमोग्राफी में अगर आपके कैंसर का पता लग जाए तो आपके स्टेज 1 कैंसर से भी 10 गुना छोटे कैंसर पे ही आपको पता लग जाएगा। जी, ओके। हम कहते हैं कि स्टेज 1 में कैंसर का पता लग गया तो ऑलमोस्ट 100% क्योर रेट है, और मैमोग्राफी आपको स्टेज 1 में पहुंचने से 10 गुना पहले ही आपको डिटेक्ट कर लेगी। उसमें इतने कम सेल्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं जो कि अभी तक आपको फील तक नहीं होते, एक लंप तक भी नहीं होता। जीरो स्टेज में, जीरो प्रैक्टिकल पर जीरो स्टेज में आपको पता लग सकता है। और ये एक, अब जैसे इंडिया में प्रॉब्लम ये है, इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी, बोथ एट अ पर्सनल लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आई वोंट से कि प्रायोरिटी नहीं है, पर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में हम नीचे आते हैं, ठीक है। और यही बात जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फर्क है। उनके लिए हेल्थ इज अ मेजर प्रायोरिटी, और उन्होंने हेल्थ सब्सिडाइज की हुई है, सब कुछ होता है। पर ये इसमें ये सारा कसूर गवर्नमेंट का भी नहीं। इंडिया जैसे बिग कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट 1.5 बिलियन पीपल, उनके लिए एक हेल्थ प्रोग्राम बनाना, स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों के माइंडसेट ही नहीं है मैमोग्राफी कराने का। हम प्रचार करते हैं, हम जाके लोगों को समझाते भी हैं, पर आप खुद सोचो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, कितने लोग मैमोग्राफी कराते हैं? आपने किसी को सुना है किसको कराते हैं? हमारे जो कैंसर प्रिवेंशन क्लिनिक्स होते हैं, जो रूटीन हेल्थ चेकअप क्लिनिक्स होते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में भी है, आगे हॉस्पिटल में, कितने लोग कराते हैं? बहुत हार्डली, मैं कहूँगा 100 में से हार्डली 1 या 2 लोग कराते हैं। आप सोचिए, अगर यही 1-2% जो हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं अपनी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो मैमोग्राफी भी होती है, अगर यही 1-2% से बढ़ के अगर आप 10-15% पे भी चले जाओ, तो आप हैरान रहोगे कि कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में ऑलमोस्ट 20-30% रिड्यूस हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। पर वही बात है, मैमोग्राफी जैसे मैंने आपको कहा कि साल में एक बार रिकमेंडेड है, फ्रॉम ये एज 40 टिल 55-60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद आप उसको कम करके 1 in 3 ईयर, 1 in 5 ईयर्स भी कर सकते हो। मोर देन 70 ईयर्स पे हम कहते हैं कि चाहे आप रोक भी दीजिए। दिस इज फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। सेकंड है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि आमतौर पे
लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों को होता है, हम्म, जिनमें कि जिसको हम कहते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में, जिनको इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज एक तरह का वायरस होता है जिसको एचपीवी वायरस कहते हैं, और वो एचपीवी वायरस अगर आपके मतलब आपके जनरल हाइजीन ठीक नहीं है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एचपीवी के इसके लिए प्रिवेंशन के लिए एक टेस्ट होता है, उसको पैप्समियर कहते हैं। पैप्समियर में हम एक बच्चेदानी के मुंह पे एक टेस्ट करते हैं, वहां से थोड़े पानी की जांच भेजते हैं। तो गाइडलाइंस ये कहते हैं कि आपको अगर आपने सिर्फ पैप्समियर कराया है तो आप एवरी 3 ईयर्स 40 ईयर्स पे हमको कराना चाहिए, और अगर आपने पैप्स के साथ एक और टेस्ट उसे एचपीवी टेस्टिंग कहते हैं, अगर वो भी करवा ली है तो आप 5 साल में भी एक बार करा सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगेन इट इज लोगों को ये कम्बरसम लगता है, लोगों को लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरा टेस्ट होगा, एक तरह की मेंटल बॉदरेशन होगी, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा। ऐसा ये भी और बहुत होता है ये कि होता है, लोग टेंशन में ही नहीं कराते कि अगर कुछ आ नहीं गया कराते, तो। नहीं अगर कुछ आ गया तो मैं ये मतलब अब तो मैं डॉक्टर हूँ तो इस बात को मैं समझ सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है। अगर मैं एक लेमन होता तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता कि अगर मैं टेस्ट कराऊं और उसमें कुछ आ जाए तो क्या होगा। इसका अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखें तो ये है कि अगर कुछ आ गया और मुझे जल्दी पता लग गया तो मैं उस बीमारी से बच सकता हूँ। करेक्ट, ये माइंडसेट लाने की बात है, जी, ये माइंडसेट लाने की बात है। कई लोग होते हैं जो कर लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होते हैं। और ये जो मतलब जो माइंडसेट है, इसको चेंज करने का काम भी हमारा ही, हम ही बताएंगे। और ये आपके माध्यम से ये जो हम कर रहे हैं इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता ही लगे उसमें आना ही आना है कुछ। जी, हाँ जी, मोर देन 99.5% आपके चांसेस नेगेटिव ही आने हैं। बिल्कुल, वी आर जस्ट टारगेटिंग दोस 0.5% पेशेंट जिनमें अब अर्ली डिटेक्शन हो जाए। जी, पर अगर आप ये टेस्ट करवा लोगे तो आप सोचो आपको कितनी मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी कि आप सब कुछ ठीक है, आप हाँ, आई एम सेफ, आई एम सेफ फॉर द नेक्स्ट 3 years, आई एम सेफ, आई कैन मतलब फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ माई मतलब इस प्रॉब्लम से अगले 3 साल तक मेरे ठीक है। तो यही बात है कि एक पैप्समियर और मैमोग्राफी मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फैमिली में जो मेल्स हैं मैं उन पे डालना चाहूंगा कि अगर आपकी वाइफ है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने उसकी केयर करनी है। अगर आपकी बेटी है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो नहीं करवा पा रहे, सो एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ग्रैंडफादर, एज अ ब्रदर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपने परिवार में जितनी भी लेडीज हैं उनकी हेल्थ को अपनी हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। जी, बिकॉज वंस द फीमेल इन द फैमिली दे आर ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सेकंड बात आती है कि मेल्स में, अब मेल्स में एक कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर, इसको हम कहें तो अमंग द मोस्ट कॉमन कैंसर इज द प्रोस्टेट कैंसर। जी, हाँ जी, एंड प्रोस्टेट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ द एल्डरली। इट स्टार्ट्स मोस्टली अराउंड मोर देन 50 ईयर्स पे जाके स्टार्ट होती है। और उसके लिए सिंपल से एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको पीएसए कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है। अगर आप वो एवरी 3 ईयर्स पे करवा रहे हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके कैंसर के चांसेस है कि नहीं है। जी, तो और अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है तो उनके लिए भी एक टेस्ट होता है जिसको लो डोज सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट कहते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट का। सीटी स्कैन, हाँ, लो डोज मतलब एक नॉर्मल सीटी स्कैन में जितना हम एक्सपोजर हम देते हैं उतना एक्सपोजर ना देके बहुत हल्की डोज का एक्सपोजर देते हैं। अगर वो भी आप एवरी 3 to 5 ईयर्स करवा रहे हो, खास तौर पर जो एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं और या जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ भी दी है पर 15 साल अभी हुए नहीं है, अच्छा, 15 ईयर्स के अंदर अंदर आपके है तो उनको ये करवाना चाहिए। क्योंकि ये अब इसके काफी वैलिडेशन भी हो चुकी है कि ये टेस्ट से आप अर्ली लीजन्स में ही डिटेक्ट हो सकते हैं। और अगर कोई इंसान टोबैको कंज्यूम करता है, टोबैको च्यू करता है, तो उनको वंस अ ईयर या आपके एक डॉक्टर से मिलके ओरल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि उससे हमें प्री कैंसर कैंसर रातों रात तो बनेगा नहीं, पहले वहाँ पे छोटे एक स्किन के चेंजेस होंगे, स्किन कलर चेंज होगा, फिर वहाँ पे गांठ बनेगी। तो एज ए मतलब जो डॉक्टर्स होते, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हो, चाहे ईएनटी डॉक्टर्स हो, वो उसको डिजीज को प्री कैंसर कंडीशन में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस करके बेस्ट तो ये है कि आपको छोड़ दीजिए सब चीजें, पर अगर आप नहीं छोड़ पा रहे किसी कारणवश से तो आपको इन दो चीजों के साथ अपना सर्विलेंस रखना चाहिए। तो मेल्स में यही होता है, पीएसए, लो डोज सीटी स्कैन फॉर द स्मोकर्स एंड ओरल हेल्थ चेकअप फॉर द पेशेंट हु आर कंज्यूमिंग टोबैको। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ ना एक और बहुत मिसकंसेप्शन भी बहुत है इस चीज के रिगार्डिंग। अनफॉर्चुनेटली लाइक एनी अदर थिंग्स, कैंसर has also become a business. हाँ जी, It is a huge business. जी, going to billions of dollars right away. राइट, क्योंकि ये डिजीज सारी है, इट केटर्स टू योर पैनिकनेस। क्योंकि जब डिजीज आती है ये तो पूरा परिवार पैनिक करता है, और जो इंसान पैनिक करता है, पैनिक में तो चाहे कल किसी और फील्ड में क्यों ना हो, जब आपके माइंड में पैनिकनेस आ जाती है, जब आप पैनिक हो जाते हो, तो फिर आप हर चीज की तरफ जाते हो। जी, बिल्कुल, आप चाहते हो कि मुझे कोई अच्छी चीज सुनने को मिले, और जो भी अच्छी चीज आपको सुनोगे
जिससे आपको सम सॉर्ट ऑफ मेंटल रिलीफ मिलेगा, आप उसकी तरफ भागोगे, उसे किसी भी एक्सटेंट तक आना आप चाहोगे। उसको एक्सटेंड तक जाने को तैयार हो गए। सेम हैपेंस विद कैंसर एंड मोर स्पेसिफिकली हैपेंस विद कैंसर कि जब कैंसर आपको पता लग जाता है तो परिवार वाले सबसे पहले गूगल उठाते हैं और कैंसर का डायग्नोसिस लिखते हैं कि कार्सिनोमा कोलन क्या है, कार्सिनोमा कोलन की ट्रीटमेंट क्या है, कार्सिनोमा कोलन की ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अगर मैंने सर्जरी नहीं करवानी, कीमो नहीं करवानी, तो मैं क्या कोई और तरीकों से ठीक हो सकता हूँ। फिर वो आगे आगे और पेजेस खुलते हैं, आगे आगे फिर उनको प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, एंड दे ऑल फॉलो इन ट्रैप। इट इज अ ट्रैप। तो इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब जैसे स्क्रीनिंग की बात आप कर रहे हो, कितना कुछ सोशल मीडिया पे चलता है कि ये टेस्ट से पता लग जाएगा, ये टेस्ट से आजकल तो ये भी आ गया है कि एक नया ब्लड टेस्ट निकल आया है दुनिया में, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कैंसर बॉडी में चल रहा आपको पता लग जाए। इसको हम कहते हैं, जिसका साइंटिफिकली हम कहते हैं लिक्विड सीटेड डीएनए, मतलब सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए कहते हैं उसको। वो टेस्ट अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, वो चल रहे हैं, वो उसके ट्रायल चल रहे हैं, हमें भी पता है चल रहे हैं, पर वो अभी ऐसे कोई वैलिडेशन नहीं हुई है कि वो कैंसर के कोई टेस्ट आ गया है जिससे कि हम ब्लड टेस्ट से ही पता लगा लेंगे। अभी तक ऐसा कोई टेस्ट डीएनए में है कि नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में अगर आपके कहीं पे कोई कैंसर का सेल बन रहा है, तो उसमें से कुछ सेल टूट के ब्लड में चले जाते हैं। तो जब ब्लड में जाते हैं तो सेल भी टूट जाते हैं, उनका जो डीएनए होता है ब्लड में आ जाता है। तो हम टेस्ट के माध्यम से जो सर्कुलेटिंग डीएनए होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। पर अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजी है, अभी तक वो कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं कर पाई कि ये जो डीएनए हमने निकाला है टेस्ट के माध्यम से, ये एक नॉर्मल टिश्यू का है कि कैंसर टिश्यू का है। कुछ कुछ एबरेशंस होती हैं जो कि हमें पता लग जाती है कि कैंसर की होती हैं। पर अगर सपोज कर अब प्रॉब्लम ये है कि कैंसर के सेल तो हर इंसान में बनते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में भी रोज के रोज हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सेल बन रहे हैं कैंसर के। पर भगवान ने हमारी बॉडी में एक तरह का ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसको हम कहते हैं एंटी कैंसर सिस्टम होते हैं, इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो कि ये कैंसर सेल्स को बनते तो हैं पर उनको खत्म कर देते हैं। तो डेली बन रहे हैं, डेली खत्म हो रहे हैं, डेली बन रहे हैं, डेली खत्म हो रहे हैं। तो जब वो खत्म भी हो रहे हैं तो उनका भी डीएनए ब्लड में जाता है, तो इस करके ओवरकिल हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में कैंसर नहीं भी है तो वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि कैंसर है, तो फिर वो अगेन पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो इसके जो लॉन्ग टर्म जो होंगे डैमेज होते बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मैंने आपको 5 टेस्ट बताए हैं, मैमोग्राफी एंड पैप स्मीयर फॉर लेडीज, पीएसए टेस्ट, low dose CT scan and annual health oral checkup for tobacco chewers, ये 5 चीजें हैं। और अगर हम 5 चीजों को भी अपने सोसाइटी में फॉलो कर लें, अगेन 70 to 80% कैंसर हमारा प्रिवेंटेबल है। और डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर कौन सा है, एंड ऑल्सो विच इज द मोस्ट अग्रेसिव कैंसर? लाइक आई हर्ड कि एक बार पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाए या जीबीएम हो जाए तो दे आर लाइक देयर इज नो टर्निंग बैक। सो दे आर लाइक फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स, या वो पता ही बहुत लेट चलता है। तो मैम ऐसा है कि देखिए, यस कैंसर आर वेरी एग्रेसिव डिजीज, पर सारे कैंसर एग्रेसिव नहीं होते, कुछ कैंसर बहुत माइल्ड से होते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा, अगर बॉडी में 700-800 किस्म के कैंसर हो गए तो जो टॉप के 10 कैंसर जो मोस्ट एग्रेसिव माने जाते हैं, ऑफ कोर्स उसमें जीबीएम भी होता है जिसको ब्रेन के एक तरह का ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर इज वेरी डेडली। लीवर का कैंसर जिसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं वो बहुत डेडली है। कुछ एक्यूट ल्यूकीमियास, ब्लड कैंसर होते हैं एक्यूट ल्यूकीमियास, वो बहुत डेडली होते हैं। तो है ऑफ कोर्स देयर वेरी डेडली। पर अगर इनके आगे हम देखें तो ये जो डेडली कैंसर हम कह रहे हैं आज की लिस्ट में, अगर मैं आपको 5-10 कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो आज से 20 साल पहले यही लिस्ट तकरीबन 30-40 की थी जो हम बहुत डेडली मानते थे, जिनको कहते थे कि अगर ये हो गए और 4 स्टेज में चले जाए, जैसे लंग कैंसर है, टेक इट फॉर एग्जांपल, लंग कैंसर वेरी कॉमन कैंसर इंडिया में। अगर आप इंसिडेंस वाइज पूछे तो आई थिंक थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर ही माना जाता है जी। अब लंग कैंसर में जैसे इवन फॉर जब से मैं इस फील्ड में आया, मेरे को भी अब ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं जो देखता था तो मुझे लगता था कि ये स्टेज 4 लंग कैंसर, अगर किसी को लंग कैंसर हो स्टेज 4 में होगा, सपोज लंग कैंसर जो है आपकी ब्रेन में जा चुका है, लीवर में जा चुका है, मेटास्टाइज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो मेरे सीनियर, जो मेरे को टीचर्स थे, वो खुद पेशेंट के रिलेटिव को कहते थे कि इनको घर ले जाओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास 4 से 6 महीने की जिंदगी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई हैव सीन इट, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने खुद लोगों को भी कहा हुआ है कि जी बुजुर्ग हैं, ही 70 प्लस नाउ, लंग कैंसर है, आपके ब्रेन में जा चुका है, जस्ट पैलिएशन करिए, घर जाइए, सेवा करिए, तकलीफ में ना रहे, ये सब।
कम टू राइट नाउ, अब जंप टू 2025 नाउ, आज से 20 साल पहले स्टेज 4 लंग कैंसर का, अगर हम कहें कि स्टेज 4 लंग कैंसर में कितने लोग 5 साल के बाद भी जिंदा रहते थे, इट वाज जस्ट 2%। मतलब 100 लोग अगर कैंसर स्टेज 4 लंग कैंसर के होंगे तो 5 साल के बाद सिर्फ 2 लोग ही होंगे जो भगवान की कृपा से या किसी दवाई की वजह से जिंदा है। आज की कंडीशन में इट हैज जंप टू ऑलमोस्ट 30 to 35%। ओके। अब ये बातें पता नहीं लगती। अगर स्टेज 4 लंग कैंसर में हम कह रहे हैं कि 5 साल के बाद भी मोर देन 30% पेशेंट विल स्टिल अलाइव, इट इज अ ह्यूज जंप नंबर जी। फ्रॉम 2% 30% ह्यूज जंप। तो बात ये है कि अब जैसे लंग कैंसर उतना एग्रेसिव नहीं माना जाता, इतना पहले था सेम, पर अभी भी जैसे आपने कहा कि 5-4 कैंसर तो ऐसे मान के चलेंगे जो मेरे फिंगर टिप्स भी याद है जी। जो कि दे आर रियली डेडली टू हैव, बट उनमें भी रिसर्च चल रही है। शायद आज से 10 साल बाद 15 साल बाद इनके लिए भी बहुत अच्छी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट निकल है जी। तो जितनी रिसर्च कैंसर फील्ड में ऑन्कोलॉजी में हो रही है उतनी किसी में नहीं हो रही, और होनी भी चाहिए। पर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है कि मतलब व्हाई इज इट लाइक कि पैनक्रियाटिक कैंसर एक पर्टिकुलरली एक सपोजिंगली एक अग्रेसिव कैंसर है और दूसरा कैंसर सपोजिंगली किसी और पार्ट में है, वो सो एक नेचर ऑफ कैंसर इज आल्सो डिफरेंट। मतलब यस या आपको समझना पड़ेगा मैम कि भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई है उसके अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हैं, उनका अलग अलग रोल है। अब जैसे आप कह रहे हैं पैनक्रियाटिक कैंसर इतना एग्रेसिव क्यों होता है, व्हाई पैनक्रियाटिक कैंसर और हेपेटोसेलुलर कैंसर इतने एग्रेसिव क्यों है, उसके 2-3 कारण। नंबर वन ये है कि ये जो सेल्स जो कैंसर के पैनक्रियास, टेक फॉर एग्जांपल पैनक्रियास हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो कि पेट के अंदर होता है, बहुत पीछे जाके होता है, इसके आसपास बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इट इज अ हाईली मस्कुलर मतलब ऑर्गन। उसका मतलब होता है कि बहुत ब्लड अंदर आ रहा है, बहुत ब्लड बाहर जा रहा है। इसका बाकी आसपास के ऑर्गन से बहुत इंटरप्ले होता है। इसका गॉल ब्लैडर के साथ इंटरप्ले है, लीवर के साथ इंटरप्ले है, हमने जो खाना खाना है वो इसके थ्रू इसने प्रोसेसिंग करना है। इट इज अ वेरी बिजी ऑर्गन टू हैव। और क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई भी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर कैंसर बनेगा तो बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा, बिकॉज इसके ब्लड वेसल्स ही इतने ज्यादा है और इसका इंटरप्ले आपस के ऑर्गन से इतना ज्यादा है कि यहाँ से चीज वहां जाना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। और दूसरी बात होती है कि पैनक्रियास का काम है इंसुलिन को बनाना, आपकी शुगर को मेंटेन करना। तो जब इसमें कैंसर होता है तो परपेचुएट बहुत फास्ट होता है, बिकॉज ऑलरेडी एक जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन अगर बॉडी में कम बन रहा है या आपको डायबिटिक स्टेटस में आप ऑलरेडी हो तो आप ऑलरेडी प्री कैंसरस हो, प्री कैंसर कंडीशन होती है, उसमें अगर पैनक्रियास में ही कैंसर हो जाए तो बहुत फास्ट होता है। ये तो एक इसका वजह है कि पैनक्रियाटिक कैंसर बुरा माना जाता है। दूसरी बात होती है कि पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत हेट्रोजेनस होता है। आप कहेंगे ये हेट्रोजेनस क्या टर्म होती है? हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि सपोज करो एक कैंसर जैसे है, कैंसर के 100 सेल है, कुछ कैंसर होते हैं जो जिसमें होता है कि 100 के 100 सेल मोस्टली एक ही प्रकार के होते हैं, भाई बहन की तरह होता है। अच्छा। मतलब ये थोड़ा सा एग्रेसिव सिमिलर होते हैं, होमोजेनस फील्ड होती है, यानी कि उनकी सिमिलर ही पावर्स होती हैं, सिमिलर ही वीकनेस होती हैं। तो अगर हम उनकी वीकनेस पे अटैक करेंगे, सपोज करो कोई मेडिसिन है जो उनकी वीकनेस पे अटैक करती है तो वो सबको मार देगी, 100 के 100 हेल्थ खत्म कर देंगे और आपकी डिजीज रिमिशन में चलेगी। पैनक्रियाटिक कैंसर ऐसा नहीं है और कई और कैंसर ऐसे नहीं है, हेट्रोजेनस होते हैं। कहने का मतलब है 100 सेल है तो कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई राजा है, कोई रानी है, कोई ऐसे है, कोई जैसे है। तो आप हर एक को टारगेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते जी। आप मोटा मोटा कर लोगे, सपोज को 70% जो है फौज में सिपाही है, आपने सिपाही मार दिए पर राजा बच गया, हाथी बच गया, वो थोड़ी देर में फिर फौज बना लेंगे। तो बिकॉज डिजीज इतनी हेट्रोजेनस होती है आपके टारगेट्स नहीं होते। रह दे के बचता क्या है, कीमोथेरेपी का इफेक्ट भी थोड़ी टाइम तक रहता है, उसके बाद अगर पेशेंट वीक हो जाए तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कीमोथेरेपी के लिए पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर या कुछ और कैंसर होते हैं जो कि बहुत हेट्रोजेनस फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जिनमें की ज्यादा फायदा नहीं होता। और सर ये स्टेजेस क्या है कैंसर, लाइक फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, व्हाट आर द स्टेजेस? देखिए मैम ऐसा है कि हालांकि ये एक तरह के जिसको हम कहते हैं, बहुत सब कैंसर को एक ही तरह हम नहीं मान सकते, पर मोटा मोटा हम कहा जाता है कि स्टेजेस हम 4 मानते हैं सॉलिड ट्यूमर्स में, स्टेज 1 2 3 4। पहला स्टेज का मतलब होता है कि कैंसर अभी ऑर्गन के अंदर तक ही है। टेक फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, कहने का मतलब है गांठ बनी है पर ब्रेस्ट के अंदर तक ही है और कहीं फैली हुई नहीं है। स्टेज 2 को मानते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर तक तो है, तो उसका साइज एक लिमिट से ज्यादा हो चुका है, एक लिमिट से ज्यादा साइज हो चुका है, उसको स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 का मतलब होता है कि प्रॉब्लम उस ऑर्गन से निकल के आसपास की जगह में जा चुकी है। अच्छा।
जैसे कि अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर देखो, ब्रेस्ट से कैंसर निकल के आर्मपिट के अंदर चले गई, गांठें बननी शुरू हो गई, इसको स्टेज 3 कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स स्टेज 4 होता है कि अगर डिजीज वहां से निकल के बाकी आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां चले जाए, मेटास्टाइज से, जैसे वहां से आपके लंग्स में चले जाए, लीवर में चले जाए, बोन्स में चले जाए, ब्रेन में चले जाए, तो स्टेज 4 माना जाता है। तो कहा जाता है कि स्टेज 4 इज इनक्योरेबल, स्टेज 1 to 3 दे आर क्योरेबल। पर स्टेज 4 भी अगर क्योरेबल नहीं है तो ट्रीटेबल जरूर है। ट्रीटेबल का मतलब होता है हम डिजीज को कम कर सकते हैं, पेशेंट को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, नॉट ओनली द क्वांटिटी ऑफ लाइफ बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो। और इसमें प्रोग्रेस और हो ही जा रही है, मोर एंड मोर डेवलपमेंट्स आर कमिंग अप, और इससे कि हम अच्छी लंबी लाइफ लोगों को दे सकते हैं। बट ऑफ कोर्स स्टेज 4 में हम क्योर नहीं कर सकते, टिल स्टेज 3 हम क्योर कर सकते हैं। एंड सर, कीमोथेरेपी इज द ओनली वे, और इम्यूनोथेरेपी के बारे में आल्सो आई नो दैट you've been searching and practicing a lot of immunotherapy. तो ये immunotherapy exactly क्या है and comparison क्या है दोनों का? देखिए मैम, ऐसा है कि ना, अब जो कैंसर है, हमको पता है कि कैंसर क्यों हो रहा है बॉडी में, और कीमोथेरेपी के बेसिकली कीमोथेरेपी होती क्या है? कीमोथेरेपी एक तरह का केमिकल होता है, या एक तरह का दवाई होती है जो कि आपकी बॉडी में जाती है, और हर वो चीज जो रैपिडली डिवाइड हो रही है उस पे जाके अटैक कर देती है। जो सेल डिवाइड हो रहा है, जब वो डिवाइड होने की कगार पे होता है, तो कीमो वहां पे जाके एक्ट करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मोटा फंडा ही होता है, इट्स लाइक अ कारपेट बॉम्बिंग। आप अंदर गए, आपने एक देखा कि फील्ड है, आपने उसको बॉम्ब फेंक दिया, तो उसने कारपेट में जाके उसने फसल भी उड़ा दी, बाकी के जो पेड़ पौधे वो भी उड़ा दिए, जो भी एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे अब आप कहोगे कि कीमो के बाद बाल क्यों झड़ते हैं, वो इसलिए झड़ते हैं बिकॉज हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो वो भी मरेंगे। मुंह में छाले क्यों होते हैं? क्योंकि मुंह में जो मिकोजा है, हमारे एपिथेलियम, वो रैपिडली डिवाइड कर रही है, वो इफेक्ट होती है। पेट क्यों खराब होता है? क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, वहां पे जो एपिथेलियम है वो भी रैपिडली डिवाइड कर रही है, तो जब उस पर डैमेज होता है तो लूज मोशन लगते हैं। तो बॉडी के हर वो चीज जो कि रैपिडली डिवाइड कर रही है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो पहले यही धारणा थी कि कीमोथेरेपी इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन यूज। फॉर्चुनेटली एंड रियली फॉर्चुनेटली लास्ट 15 years से द कंसेप्ट ऑफ इन ऑन्कोलॉजी हैज शिफ्टेड फ्रॉम जिसको हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ थिंकिंग टू मोर ऑफ प्रिसीजन काइंड ऑफ। अब प्रिसीजन मेडिसिन क्या होता है? प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब होता है कि हम ट्यूमर को की वीकनेस ढूंढते हैं, क्योंकि ट्यूमर जो भी है, चाहे कैंसर जो भी है, कोई सर्वसंपन्न तो है नहीं, उसकी भी कोई वीकनेस होगी। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने उसको सब पावर दे दी है। उसको अगर 100 पावर दी होंगी तो उसके 20-30 पावर छीनी भी होंगी जी। अब हम क्या करते हैं कि कैंसर जब भी किसी को होता है तो हम उसकी टेस्टिंग इस प्रकार से करते हैं कि अगर ये ट्यूमर के बीच में से हमें उसकी वीकनेस मिल जाए, कोई टारगेट मिल जाए, और हम सिर्फ एक प्रिसीजन दवाई देके उसको सिर्फ टारगेट पे जाकर हिट करें। जैसे कहते हैं कि रावण की धुन्नी में जाकर उसमें तीर बांधा था, तो हम अगर उसकी अम्बलाइकस धुन्नी ढूंढ लें तो, और हमारे पास वो टारगेट्स हो जो जाके सीधा जाके प्रिसीजन टारगेट करें, तो उसका फायदा ये होगा कि हमें एक तो ट्यूमर की लच्छी मिलेगी, वी विल किल द ट्यूमर सेल्स वेरी वेरी इन अ वेरी गुड मैनर, पर आपको कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा जी। आसपास के नॉर्मल टिश्यू के हेल्दी सेल्स होंगे। सो ये कॉन्सेप्ट जो था अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ था, और जिसमें कि सबसे पहली जो दवाई इसको हम कहते थे टारगेटेड मेडिसिन, जिसने कि रेवोल्यूशनाइज की थी ट्रीटमेंट, वो एक दवाई थी जिसको कि हम कहते हैं इमैटिनिब। ठीक है, ग्लीवेक नाम की दवाई आती थी, जो कि एक कैंसर था, ब्लड कैंसर, इसको CML कहते हैं, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। तो प्रायर टू 2000 हम कहा जाता था कि जिसको CML हो गया उसकी जिंदगी 3 साल से या 3-4 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं होगी, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का बूढ़ा हो। देयर इज हार्डली 3 years क्रॉस करते थे और पेशेंट एक्सपायर हो जाता था। और आज की डेट में हम CML को कैंसर की तरह ट्रीट ही नहीं करते, क्योरेबल मानते हो। एक सिंपल दवाई है, अब तो बहुत आ गई है, जिससे कि आपकी लाइफ नॉर्मल रह सकती है। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ था कि 3 साल के आपकी डेथ है, और अब आप सारी जिंदगी ठीक रहोगे। दैट स्टार्टेड ऑल द थिंग। तो आजकल के टाइम में जैसे आपने इम्यूनोथेरेपी कहा है, तो इम्यूनोथेरेपी हाउ डिफर्स फ्रॉम कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी भी एक तरह की टारगेटेड मेडिसिन है, जो कि आपकी बॉडी में जाके, जो भगवान ने हमारे अंदर बॉडी में जो एंटी ट्यूमर मैकेनिज्म बना रखा है, उसको जाके ऑगमेंट करते हैं, उसको जाके उनको पावर करते हैं, उनको रीइग्नाइट करते हैं। अगर वो दिन में 1 सेल मार रहे हैं कैंसर का, तो उनको इतना इग्नाइट करके वो एक ही जगह 100 सेल मार सके। तो यानी कि इट्स इनडायरेक्ट वे ऑफ बूस्टिंग योर ओन एंटी कैंसर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर।
उसका फायदा ये अगेन ये होता है कि आपको कोलेटरल डैमेज नहीं है, और उसका फायदा ये होता है कि अगर बॉडी के इम्यून सिस्टम एक बार एक्लेमेटाइज हो गए, उनके माइंड उनके इसके रीसेट हो गए कि हाँ मुझे कैंसर के सेल्स को इस प्रकार से मारना है, तो उसका इफेक्ट कुछ महीने नहीं रहता, सालों भर रहता है, बिकॉज वो कैंसर सेल्स से समझ वो नॉर्मल सेल्स समझ जाते हैं कि मुझे कैसे मारना है, तो उसका इफेक्ट कई सालों तक तो रहता है। तो इम्यूनोथेरेपी इज अ बोन, टारगेटेड मेडिसिन इज अ बोन। आजकल तो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि डेली ऑलमोस्ट एवरी वीकली वी आर गेटिंग न्यू एंड न्यू मॉलिक्यूल्स, और जिनका बेनिफिट लाखों करोड़ों लोगों को हो ही रहा, डेली हो रहा है। सो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। बट यस, कीमोथेरेपी मैं समझता हूँ कि आज से 10 या 15 साल के बाद कीमोथेरेपी विल बी आउट। अच्छा, कीमोथेरेपी तो होगी ही नहीं होगी। एंड शायद 10 साल से कम में ही हो जाए, बिकॉज अगर आज से आप मुझसे पूछो कि 10 साल पहले मेरी प्रैक्टिस में क्या था, तो 95% मेरी कीमो ही थी, 5% ओरल मॉलिक्यूल्स थे। आजकल की प्रैक्टिस में क्या है, कीमोथेरेपी इज अराउंड 50% नाइन, एंड द रिमेनिंग 50% है इधर टारगेटेड मेडिसिन, इम्यूनोथेरेपी, प्रिसीजन मेडिसिन, बाकी सब कुछ। और ये दिन ब दिन कम ही होता रहेगा। एंड जिस प्रकार से जितनी प्रोग्रेस हो रही है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, कीमोथेरेपी विल बी आउट सून। और सर, डू यू बिलीव कि कैंसर की जो इंटरनेशनल सेट ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है, उसके साथ हम इंटीग्रेटेड अपना इंडियन साइंस को ले आए? जैसे कोई कहता है कि ओके, यू नो, अलोंग विद if you're going through a cancer treatment, also go through some naturopathy और अपना आयुर्वेदा। वो do you believe in any kind of integration के नहीं ऐसी वर्क बात नहीं है। करता? देखो मैम, नो साइंस इज परफेक्ट, एवरी साइंस इज ओन फ्लॉज, इवन एलोपैथी आल्सो इट्स ओन फ्लॉज। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो कई बार फायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अच्छा। अब जैसे आपने कहा कि आयुर्वेदिक है, अब आयुर्वेदिक में जो चीज हम यूज करते हैं वो तो हम अब से थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो सदियों से यूज कर रहे हैं, हमारे जी। पूर्वज इतने हजारों साल से यूज कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ कैंसर को ही उन्होंने खत्म करना होता तो फिर तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। पर कैंसर के एंटी कैंसर तत्व उनकी होते हैं। जैसे आप सपोज करो, बड़ा फेमस है आजकल की हल्दी। अब हल्दी में ऐसे होते हैं केमिकल्स जो कि एंटी कैंसर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, दे हैव प्रूवन विदाउट डाउट। करक्यूमिन है, पाइपरिन है, उसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। पर हम अगर हल्दी दिन में खाते हैं तो कितनी खा लेते हैं? एक चुटकी भर खाते हैं, और हमारी बॉडी उसी उसी डोज के लिए एक्लेमेटाइज हो चुकी है। अगर हम हल्दी को ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे जी। तो जैसे आपने कहा कि ये जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक को अगर इनकॉर्पोरेट करते हो तो उस हद तक करिए जिससे कि एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो एलोपैथी में और आयुर्वेदिक में। वो इनकी पावर को बढ़ाए, ये उनकी पावर को बढ़ाए। बैलेंस रखना जरूरी है, चाहे वो नेचुरोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, इनमें चीजें अच्छी होती हैं, दे बूस्ट योर थिंग। और आयुर्वेदिक में क्या होता है, आयुर्वेदिक में जितनी भी हम दवाइयां लेते हैं तो वो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, दे इंक्रीज योर इम्यूनिटी। और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ऑफ कोर्स जो भी हम एंटी कैंसर दवाइयां दे रहे हैं उसका इफेक्ट बढ़ता है। पर अगर वो एक हद तक ही होता है, जब उस हद को आप क्रॉस करते हैं तो फिर डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी होता है। तो ये इट इज अ गुड थिंग टू हैव, ऐसी बात नहीं है, पर बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस जो होता है दैट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। जी। एंड सर, व्हाट रोल डू द जीन्स प्ले इन कैंसर? क्या कैंसर हेरिडिटरी है, और क्या इफ इट्स रन्स इन द फैमिली किसी को होने के चांसेस या उसको प्रोन होने का ज्यादा टेंडेंसी रहता है? देखिए मैम, कैंसर जो है ये एक जेनेटिक डिजीज है 100% जेनेटिक है। अब इसको ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जेनेटिक का मतलब अलग है, फैमिलियल का अलग है। समझिए बात को। बॉडी में अगर कैंसर सेल बनेगा तो वो तभी बनेगा जब एक नॉर्मल सेल्स में कोई जेनेटिक ब्रेकअप हुआ है, जेनेटिक ऑल्ट्रेशन हुई है, यानी कि आपके डीएनए में कुछ ऐसी एबरेशन आई है कि वो नॉर्मल सेल जो था अब नॉर्मल सेल बन गया। तो एक नॉर्मल सेल को अब नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होने के लिए जेनेटिक डैमेज तो चाहिए। अब वो जेनेटिक डैमेज आपका टोबैको से आ रहा है, आयनाइजिंग रेडिएशन से आ रहा है, आपके स्ट्रेस से आ रहा है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से आ रहा है, वो बात अलग है। पर अल्टीमेटली ये सब चीजें जाके आपकी जेनेटिक ब्रेकअप करेंगी, जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करेंगी। और जब जेनेटिक ऑल्ट्रेशन एक पर्टिकुलर साइट पे होगा तो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बन जाए। तो इसका मतलब है कि हर कैंसर जो है वो जेनेटिक डैमेज से ही होता है। तो यस, कैंसर इज ए जेनेटिक डिजीज। पर जेनेटिक डिजीज का मतलब ये नहीं कि ये पारिवारिक हो गई है, फैमिलियल हो गया। अगर यही कैंसर आपको जो डैमेज हुआ है, अगर आपकी प्रोजेनी में, आपके बच्चों में आगे जा रहा है, या आपके भाई बहनों से में भी हुआ, या आपके पेरेंट्स में भी था,
तो हम इसको फेमिलियल मानते हैं। तो कैंसर जेनेटिक डिजीज तो है, पर हर कैंसर फेमिलियल नहीं है। फेमिलियल कैंसर वो होते हैं जिनमें कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का मतलब होता है आपके माता पिता, आपके भाई बहन या आपके बच्चे, इनमें क्लस्टरिंग होना शुरू हो जाए। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि कई लोगों को कैंसर होने लग जाए, फिर हम शक डालते हैं कि इनमें कैंसर की टेंडेंसी बढ़ेगी, उसमें टेस्टिंग होती है। तो मोटा मोटा कहा जाए, अगर 100% कैंसर है, तो टिल डेट हम कहें कि अराउंड 8 to 10% जो कैंसर्स होते हैं वो फेमिलियल होते हैं। मैं जेनेटिक की बात नहीं कर रहा, जी। फेमिलियल होते हैं, ठीक है, जिनमें कि हम कहते हैं कि इनके आगे जाने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्ट कॉमन तो ब्रेस्ट कैंसर ही है। ब्रेस्ट कैंसर खासतौर पे अगर किसी यंग लेडी को हो, लेस देन 50 ईयर्स पे हो, और उसमें एक टाइप होती है जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, तो वो पारिवारिक होता है। ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियम कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर के कुछ चांसेस होते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर में कुछ चांसेस, ये क्लस्टरिंग होती है। कोलन कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो कैंसर होते हैं जिनमें की कुछ चांसेस होते हैं, और आजकल हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग अवेलेबल है, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट ही होते हैं, जिनमें हमें पता लग जाता है कि इनमें, इस पर्टिकुलर इंसान में अगर इनके पेरेंट्स को कैंसर था या इनको कैंसर था, इनके सिबलिंग को कैंसर था, तो इनमें वो चांस है कि नहीं है, उसके आराम से टेस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग होती है। इन केस पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास पर्टिकुलर प्रोफार्मा होता है, एक गाइडलाइंस होती है, इसके अकॉर्डिंग हम उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, ताकि उनको आगे जाके कैसे प्रिवेंशन करनी है, या उनके भाई बहनों को कैसे प्रिवेंशन करनी है, या उनके बच्चों को कैसे करनी है, उसके लिए प्रॉपर हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। सो यस, कैंसर इज जेनेटिक, बट ऑल कैंसर्स आर नॉट फेमिलियल। समझ आ गया, डिफरेंस समझ आ गया जी सर। ऑल्सो सर, जैसे इन आवर डेली लाइफस्टाइल हम बहुत कहते हैं कि माइक्रोवेव करा तो कैंसरस हो जाता है फूड, रेडिएशन जा रही है उसमें, या प्लास्टिक बॉटल्स हैं, या अब विमेन नेल्स करवाती हैं अपनी तो अल्ट्रावायलेट नेल लैम्प्स हैं। सो इज दिस ट्रू कि ये चीजें कैंसर में लीड करती हैं? जैसे मैं आपको बताया, सोशल मीडिया इज अ बून, बट इट्स आल्सो व्हेन इट टर्न्स बैड, बहुत आपको डैमेज भी कर सकता है। यस, रही बात माइक्रोवेव्स की, नो, माइक्रोवेव्स डजंट कॉज कैंसर। ये पीरियड। अब क्या है कि माइक्रोवेव में जो हम एनर्जी यूज करते हैं, जिस एनर्जी से वो चीजों को गर्म करता है, वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। रेडिएशन दो प्रकार की होती है, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों आपकी स्किन को हिट करेंगी, आपको हिट करेंगी, पर जो आयनाइजिंग रेडिएशन होगी, वो उनमें इतनी पावर होती है कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है। वो इतना पेनिट्रेट करती हैं आपके अंदर कि वो आपके डीएनए में जाके इफेक्ट करती है। जेनेटिक मेकअप में डीएनए को जाके डैमेज कर सकती है। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन थी वो पेनिट्रेट ही नहीं करती। तो माइक्रोवेव जो होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, और वो चीजों को गर्म रेज से नहीं करते। ये भी बहुत धारणा, लोगों को पता ही नहीं कि माइक्रोवेव काम कैसे करते हैं। माइक्रोवेव बेसिकली आपके जो खाने के अंदर जो वाटर होता है उसको वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करता है पानी, तो उसमें से हीट बनती है। एसिड को रेज जाके वहां पे हीट नहीं कर रही। यही फर्क है। ये नॉन आयनाइजिंग रेज है। आयनाइजिंग रेडिएशन जो रेज जो होती है वो जाके गर्म करती है, उनमें डैमेज होने के चांस होते हैं। तो माइक्रोवेव में तो कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता है, और ये प्रूवन है। जो आपने दूसरी बात की, जो हम आजकल सैलून्स में होता है, यूवी नेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, यस, यूवी रेज आर डेट्रीमेंटल। इसमें ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UV rays जो होती हैं, they have the capacity and they have the tendency and capacity to damage your DNA। अब UV rays जो भी होती हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर तो आप लो एक्सपोजर ले रहे हो, स्मॉल एक्सपोजर फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तब तो ठीक है। पर या तो आपका एक्सपोजर टाइम बहुत बढ़ रहा है, या आपकी डोज बहुत बढ़ रही है, तो आपको डैमेज करेंगे। तो इस करके हम कहा जाता है कि जो UV रेज नेल्स सैलून्स में यूज किए जाते हैं, इसको हम ज्यादा we don't advocate the use. There are alternatives to that also। LEDs पे भी आती हैं। There are non जिसमें कि UV rays यूज होती है, वो भी अच्छा करती हैं। तो अगर आपको प्रेफरेंस है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उसका एक्सपोजर टाइम, उसकी डोज कम से कम रखनी चाहिए, बिकॉज UV rays are known to cause DNA damage। और सर माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं, like now everyone says don't use plastic containers, don't use plastic bottles। मैम देखिए, प्लास्टिक भी एक ऐसी चीज है जिसपे कि बहुत रिसर्च हुई है, बहुत लोगों ने देखा है। प्लास्टिक इनहेरेंटली, आपको कहूँ कि प्लास्टिक में कोई ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली कैंसर करती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। पर हाँ, प्लास्टिक जब कुछ चीजों के साथ कांटेक्ट में आता है, तब उसमें से कुछ ऐसी चीजें रिलीज होती हैं जो कि आपको प्रो कैंसर्स होते हैं। प्रो कैंसर मतलब तो अगर आपकी बॉडी में वो जाएं तो कैंसर की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर कर देंगे, कैंसर की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज करिए
अगर आप प्लास्टिक को गर्म करते हैं, खास तौर पे अगर आप ब्लैक प्लास्टिक को गर्म करते हैं, उनमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसमें कि बीपीए करके भी केमिकल होते हैं, फाइलेट्स करके भी केमिकल्स होते हैं, जो कि प्रूवन है कि अगर आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपके कैंसर को बढ़ाएंगे। बट ऐसे में कहूँ कि हम प्लास्टिक यूज करने से अगर उसमें हम सब्जी रख रहे हैं तो उससे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। प्लास्टिक व्हेन इट कम्स विद सर्टेन कॉन्टैक्ट विद सर्टेन थिंग्स, व्हेन इट इज हीटेड इनएडवर्टेंटली, तो उसमें कैंसर के थोड़े चांसेस होते हैं। एज सच प्लास्टिक से हम कहें कि ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। Okay, sir. Now, being someone who has seen families at their most vulnerable, आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक कैंसर पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है, और आपका एटीट्यूड क्या रहता है? बिकॉज एक ऑन्कोलॉजिस्ट का आई थिंक कैंसर इतना डरा देता है फैमिली को। एक तो रेपरकशंस हैं, कोई फाइनेंशियली नहीं प्रॉब्ली अफोर्ड कर सकता, या अनसर्टेनिटी है, तो उसमें वो मेंटल हेल्थ और वो सपोर्ट का क्या रोल रहता है? मैम, ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम हमें बताना होता है ना पेशेंट को, उसको कहते हैं टू ब्रेक द बैड न्यूज, वो कितना मुश्किल होता है एक फैमिली के लिए ये सुनना। और आप यकीन मानिए, एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर हमारे लिए बताना भी इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो ये परिवार के लिए इट्स शॉक आउट ऑफ द ब्लू। उसको जोल्ट ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि जमीन नीचे गई, मतलब खत्म सब कुछ। इट इज जस्ट लाइक एंड ऑफ एवरीथिंग। और एज ए ट्रीटिंग डॉक्टर हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ये बहुत होती है कि हमारे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे हैं, हम किस तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको पेशेंट को और फैमिली को एम्पैथी देनी होती है कि ओके, समथिंग बैड हैज हैपेंड बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बहुत जरूरी है, मेंटल पीस उनको देना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर डे 1 पे ही पेशेंट और उनकी फैमिली वाले घबरा जाएं तो कई लोग तो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते। और यही बात जो हमारे टीचर्स थे, मेरे टीचर्स थे जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, वहाँ पे एक हमारे टीचर हैं जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर बनावली, वेरी सीनियर एंड वेरी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। वो हमको कहते थे कि एक बार मैंने उनसे पूछा था कि सर, मतलब व्हाट गिव्स यू द ज़ील टू डू ऑल दिस थिंग व्हेन यू सी डेथ एंड मिजरी ऑल अराउंड यू, सो मच पेन, सो मच हार्टएक, सो मच जो कहते हैं डेवास्टेशन ऑल अराउंड यू, मतलब व्हाट गिव्स यू द ज़ील टू डू ऑल दिस थिंग। तो वो ये कहते थे कि देख यार, अगर तुम नहीं ये करोगे तो कौन करेगा? somebody has to do the job, और ये तुम्हारे काम है, because you have to take the front foot out, because this is your responsibility। because अगर तुम भी नहीं करोगे, अगर तुम भी पेशेंट के लिए होप नहीं बन सकते, फिर कौन होप बनेगा? जी, पेशेंट तो ऑलरेडी he or she has already lost her hope। अगर तुम भी उनको होप ना दे सके तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारी लर्निंग का, हमारी टीचिंग का क्या फायदा हुआ? एंड ये मोटो हमेशा स्टिक करता है मुझे कि जब मैं पेशेंट को काउंसल करता हूँ तो उनको ये लगना चाहिए कि हम हैं, हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर हम बेस्ट पॉसिबल करेंगे। फैमिली का रोल ये रहता है कि वो भी अपनी तरफ से बेस्ट करें। और जैसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली की काउंसलिंग करना, उनको बिठा के समझाना। और इस मामले में जैसे आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो चुकी है, जैसे जो मैं करता हूँ, मैं मोस्टली करता हूँ कि अगर मुझे लगे कि कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा बेचारा डाउन हो गया है, ही और शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद द डायग्नोसिस, और फैमिली बहुत डिस्ट्रॉट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा मिजरी में आ चुकी है, तो हालांकि इट्स नॉट राइट ऑलवेज, जो मेरे बाकी के पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, अगर उनमें से कोई विलिंग हो, उनकी परमिशन के साथ, पेशेंट की मतलब जो ठीक हो चुके हैं उनकी परमिशन, ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा के दे दूंगा, तो मैं ये करता हूँ कि वैसे 1-2 पेशेंट को मैं कहता हूँ तो प्लीज आके इनसे मिलिए, अपनी स्टोरी सुनाइए, कि आप ये बताइए कि मैं इससे भी बुरे दौर से गुजर चुका हूँ, तो अगर मैं इससे भी बुरे दौर से गुजर चुका हूँ, उसको इनकरेज करें। और ये देखिए, दवाइयां हेल्प करती हैं, ठीक है, एक काउंसलिंग हेल्प करती है, पर जब आप रियल एविडेंस की तरफ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं जो इस चीज से गुजर चुके हैं, सपोर्ट ग्रुप जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। अब जैसे मेरे तो पेशेंट ऐसे ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप मेरा है, ओवेरियन कैंसर है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने 1-2 बार काउंसलिंग की, बाकी मेरे जो पेशेंट जो सर्वाइवर्स हैं जो इस चीज के, वही टेक अप करके वही इतना बूस्ट कर देते हैं कि मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। पर जैसे मैंने कहा कि ये भी, अब जो कैंसर सर्वाइवर है, सपोज करो कैंसर सर्वाइवर है, कई लोगों में ये भी आता है कि चलो मैं सर्वाइव तो कर गया,
पर मैं क्यों बताऊं कि मैं सर्वाइव कर गया। एक टैबू जिसको कहते हैं कि मेरे साथ एक कैंसर का टैबू लग जाएगा कि मैं कैंसर से निकल तो ठीक तो हो चुका हूँ, पर था तो सही मुझे, लोग क्या कहेंगे। तो ये भी एक माइंडसेट ब्रेक करने वाली बात होती है। तो इसमें भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, पर आज फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि अब लोगों में जागरूकता ज्यादा आ रही है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड। खासतौर पे जो सर्वाइवर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे देमसेल्फ दे कम फॉरवर्ड, वो कहते हैं कि यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब एक सपोज करो कोई इंसान को आज डायग्नोसिस का पता लगा है, कैंसर के बारे में पता लगा, सपोज करो किसी कोई लेडी है, शी इज इन हर 50s, 55 ईयर ओल्ड लेडी है, ब्रेस्ट कैंसर पता लगा है, स्टेज 2 या स्टेज 3 है, तो वो अपने इमीडिएट फ्यूचर को लेकर भी परेशान है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो देख ही नहीं रही। उसको तो लगता है बस खत्म। पर जब वो बाकी लोगों को देखती है, जो सपोज कर अगर वो 55 ईयर्स की है, अगर एक 45 ईयर्स की लेडी आके कहे कि सर मैडम मुझे तो 45 ईयर्स पे हुआ था और मेरा तो अब भी मैं ठीक हूँ, तो वो जो माइंडसेट होती है, जो सॉलेज पेशेंट को मिलता है ना, वो कोई दवाई या कोई काउंसलिंग नहीं दे सकती। तो ये तो जिसको हम कहते हैं इट्स अ थिंग फॉरवर्ड, बट यस ऑफ कोर्स मेंटल पीस पेशेंट को रखना और उनकी फैमिली को एक तरह की सेटिस्फेक्शन देना और उनको हौसला देना, ये हमारा ही काम है और ये हमारा भी काम है और जो बाकी सर्वाइवर्स हैं उनका भी काम है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे, पर ये इट्स अ थिंग ऑनगोइंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप कैसे अपने आप को बैलेंस करते हो? आई एम श्योर कितनी बार अटैचमेंट भी हो जाती होगी एंड जब कोई नहीं सर्वाइव करता या यू नो वेरी इनक्योरेबल केस होता है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है? ये तो बहुत टची क्वेश्चन हो गया वैसे तो। या आई हैव लॉस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स, बहुत क्लोज पेशेंट्स थे मेरे, पर जब मैं उनको सोचता हूँ कि वो पेशेंट लॉस किया, तो फिर मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ कि मैंने कितने बचाए हैं। मैंने तो क्या बचाए, भगवान ने बचाए, मतलब मैं किनके लिए मैं एक सूत्रधार बना। तो जब उस तरह से देखता हूँ, अब इस वजह से क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से पढ़ा हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक दिन होता है थर्सडे। तो थर्सडे के दिन हम क्या करते थे, जितने हमारे सर्वाइवर्स होते थे ना, हम सिर्फ उन्हीं को कॉल करते थे, मतलब ओपीडी बेस में हम सिर्फ उनको ही बुलाते थे जो सर्वाइवर्स हैं, ताकि उस दिन हम इतने खुश होते थे कि मतलब जैसे दिन में मैंने अकेले नहीं एक बंदा 300 पेशेंट देख लेता था। तो अगर फिर हम सोचते थे, काउंट करते थे, यार हफ्ते में अगर मैंने 5 पेशेंट लूज किए हैं तो 500 ऐसे आए हैं जो ठीक हो चुके हैं। करेक्ट। तो ठीक है, बुरा है, बहुत बुरा है टू गो थ्रू ऑल दोस, मतलब एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर जब आपकी अटैचमेंट हो जाती है पेशेंट के साथ एंड इन द एंड व्हेन यू से कि नहीं कुछ हो सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर फिर अगले दिन जाके ओपीडी में जब आप देखते हैं कि नहीं यार इट्स अ न्यू डे, अब वो पेशेंट तो नहीं कर सका कुछ, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो उसकी तरह का जो नेक्स्ट आएगा उसको बचाना है। और सही बात है, अगर एक पेशेंट लूज करते हैं तो हम 10 बचाते भी हैं, तो उन्हीं में फिर हमको खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। वही हमारे को जिसको कहते हैं एनकरेजमेंट देते हैं, वही हमको कहते हैं कि नहीं भाई इट्स अ न्यू डे स्टार्ट। और डॉक्टर साहब, ये कैंसर टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ वाइज इट्स सो कंसिडर्ड सो पेनफुल, जैसे you know they recommend कि the patient should be on morphine और fentanyl के patches, ये क्यों होता है? पेनफुल क्या हो जाता है? जैसे देखिए मैम, ऐसा है कि हर कैंसर तो पेनफुल नहीं होता। यस, मेनी कैंसर आर पेनफुल, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, एब्डोमिनल कैंसर्स हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, दे कैन बी रियली रियली पेनफुल। और जब एंड में आके हम कहते हैं कि पेशेंट को हम सपोर्ट ट्रीटमेंट में रख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, बुप्रीनॉर्फिन हो गया, अपने फेंटेनिल हो गया, ये बहुत अच्छा पेन रिलीफ देते हैं। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये हर जगह तो मिलता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए लीगल, इट इज इलीगल। तो इसके लिए नार्कोटिक गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। बट यस, अगर हमने पेशेंट टर्मिनल केयर पे आ चुका है, उसको पेन हो रहा है, तो ये ड्रग्स हम देते हैं ताकि यस दे आर रिकमेंडेड एंड दे गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पैलिएशन, पेशेंट पीसफुल रहता है। ओके डॉक्टर साहब, वन थिंग दैट आई रियली वांट टू नो कि आज ऐसा क्यों है कि इतनी बीमारियां प्रिवेंटेबल हो गई, इतनी बीमारियां इरेडिकेट हो गई, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और यू नो कोविड का वैक्सीन बन गया, कैंसर अभी तक इरेडिकेट क्यों नहीं हुआ? इतना स्टडी है, और आई हैव ऑल्सो सीन 1 or 2 डॉक्यूमेंट्रीज या जिसमें कहते हैं कि शायद ये एक ग्लोबल इतना इनकम देता है फार्मेसी कंपनी को कि वो रिलीज ही नहीं करना चाहते। ये एग्जैक्टली क्या डिस्प्यूट है, क्यों नहीं कैंसर इरेडिकेट हो पाया? देखिए मैम, ये भी जो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड ऑल दोस थिंग्स दैट देयर,
आपने सही कहा कि कुछ बीमारियां हैं जो कि इरेडिकेट हो चुकी हैं, जी और वो सारी बीमारियां जो थी वो इन्फेक्शियस डिजीज थी, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चाहे वो कोविड की वैक्सीन हो, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। पोलियो सर वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, अच्छा मतलब आपकी बॉडी में कोई कीटाणु अंदर गया ओके जिसने ये किया, क्रिया चाहे वो पोलियो हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, ये सारे वायरस से होते हैं। ओके कोविड अगर मान लो, वो भी वायरस से होता है। तो हम जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसके लिए तो वैक्सीन बन जाएगी, पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अब हाइपरटेंशन का कौन सा क्योर आ गया? हाँ डायबिटीज, एवरी सेकंड डायबिटीज, इंडिया इज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द कैपिटल वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड कुछ क्योर आया? नहीं आया। नहीं आया कोई नियर फ्यूचर में लग रहा है कोई क्योर आएगा? नहीं आया। और छोड़िए, HIV एड्स 1980 से स्टार्ट हुआ है, पूरा अफ्रीका इतना प्रेवलेंट है, कितनी वर्ल्ड वाइड कितनी डेथ होती है, उसका क्योर आया? नहीं आया। पर ये वो चीजें हैं जिसमें कि अब जैसे कैंसर, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया, कैंसर के लिए वैक्सीन आना है, कैंसर का क्योर करना। कैंसर क्योर कब होगा? कैंसर क्योर तब होगा जब आप में सेल्स आपके जब आपको DNA डैमेज नहीं होगा। हम्म, बेसिकली कैंसर तभी बनेगा जब DNA डैमेज होगा या DNA में ऑल्टरेशन आएगी। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन बन जाए कि आपका DNA डैमेज ही ना हो, DNA डैमेज ही ना हो, ऐसी कोई वैक्सीन बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए कि आप DNA की ऑल्टरेशन होने ही ना दो, टाइम के साथ एक नॉर्मल सेल्स में भी DNA ऑल्टरेशन होती है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है। अब एक नॉर्मल सेल्स में मरना भी है, उसके थ्रू जेनेटिक डैमेज, उसके एक प्रोग्राम डेथ होती है उसकी। आप समझ रहे बात को? एक डेथ है, वो एक प्रोग्राम तरीके से हो रही है। चल रहा है एक भगवान ने एक तरीका बनाया हो कि DNA इस प्रकार का है, आज जब उसने मरने वाला होगा तो DNA में ये चेंजेस होंगे, फिर DNA आपस में जुड़ेंगे, फिर टूटेंगे, फिर सेंसर बढ़ जाएंगे। अगर आपने DNA को ऐसी कोई चीज बन भी गई है कि आपका DNA डैमेज ही नहीं हो सकता, फिर तो आप इमॉर्टल ही हो गए। फिर तो इमॉर्टल ही हो गए, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि DNA, अब कैंसर का DNA इतना ज्यादा हेटेरोजेनस होता है कि उसके लिए वैक्सीन बनाना मुश्किल है। हाँ, कैंसर स्पेसिफिक वैक्सीनेशन का बहुत एक रिसर्च चल रही है, और वो ऐसे नहीं कि वो आपके DNA को जाके डैमेज करने से बचाएंगे। वो होता है कि अगर जो चीजें आपको DNA डैमेज की तरफ लेके जा रही हैं, आप उनके अगेंस्ट वैक्सीन बना सकते हो ताकि वो चीजें ना हो। वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है वैसे, जैसे कुछ रिसर्च अभी भी चल रही है। कैंसर वैक्सीन तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 1990 से चल रहा है, और वैक्सीन आर इन द पाइपलाइन, पीपल आर ट्राइंग टू कंसीव वैक्सीन। जैसे कि अब जैसे आप सपोज कर लीजिए, जो मैंने कहा कि सर्वाइकल वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर है, इट इज प्रिवेंटेबल। इट इज प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन, बाय अ वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अगर आप एक पर्टिकुलर एज में देते हो तो आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। तो वो एक प्रिवेंशन है, क्योंकि अगर वो वायरस बॉडी में गया तो ओवर लॉन्ग टर्म जाके आपको DNA डैमेज करेगा, फिर कैंसर होगा। अगर वो बॉडी में जाने ही ना दें तो वो वैक्सीन होता है। आप DNA तक नहीं पहुंच रहे, आप वायरस को ही अंदर जाने से रोक रहे हो, तो वो वैक्सीन होती है। एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव। ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन शुड बी डन फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। इट इज अ मस्ट टू हैव, और उसके लिए प्रॉपर एज होती है। अगर आप 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में आप करवाते हैं, बेस्ट बेनिफिट होता है। पर वो लेटर ऑन भी करा सकते हो, पर इट इज आवर ड्यूटी to have all our girl children in our family, in our society, to have vaccination done for cervical cancer. It is paramount important, because अगर ये चीज हो जाएगी तो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि हमें इतना ज्यादा खर्चा करने का, इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, इसके थ्रू जाना ही नहीं पड़ेगा। और अभी भी लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर पता लगना चाहिए। Sir, now we'll come to our rapid fire round. So I'll ask you a few questions and you just have to tell me कि क्या किसके लिए बेस्ट रहेगा. Sir, which is the best oil to cook Indian food? ओके, इंडियन फूड्स के लिए मैम बेस्ट मैं कहूँगा कि अभी तक के जो एविडेंस हमारे पास है, ठीक है, ऑलिव ऑयल इज आल्सो गुड, sunflower also good, vegetable also they are also good. So these three, and even coconut oil for some matter, they are also they are all safe. Yeah. Ghee is safe. Yes. Ghee is safe. So top 5 foods which are good to prevent cancer and improve your immunity and everything. देखिए मैम, आप पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते कि ये 5 होंगे जी, पर हाँ, your diet should contain fruits, they should contain vegetables, whole grains होने चाहिए, legumes जिसको सीरियल्स कहते हैं वो होने चाहिए। तो ये 4-5 हैं जो आप, और वेरी इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर।
हम वाटर को भी फूड का पार्ट ही बनिए, क्योंकि वाटर इनटेक इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो ये 4-5 चीजें जो कि आपकी डाइट में होनी चाहिए। जी सर। सर, डू क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्प इन क्योरिंग इनक्योरेबल कैंसर्स? जैसे कई बार कहते हैं कि जब बहुत पेशेंट इट्स एन इनक्योरेबल स्टेज, तो आप लोग कह सकते हो कि चलो ये ट्रायल चल रहा है, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, या वो हेल्प करता है? यस, देखिए मैम, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं ना, बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो अगर हमने कोई नई दवाई बनाई है या कोई नई प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है देखने के लिए कि दवाई काम करे, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। हर वो पेशेंट जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, या फिर जिसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं तो सही, पर दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, और जिनमें हमें लगता है कि पेशेंट इज इन फेयरली गुड कंडीशन राइट नाउ, हाईली रिकमेंडेड होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना चाहिए। बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएंगे तो उनको एक अच्छी दवाई मिल सकती है जो कि शायद उनकी लाइफ को बहुत अच्छा बचा सकती है। तो एनी पेशेंट जिसके लिए कि हमारे पास एक फिजिबल और एक गुड अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बची है, वी हाईली रिकमेंड हिम और हर टू एनरोल इन क्लिनिकल ट्रायल्स। पर इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में रिसर्च पार्ट जो होता है ना, दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ये रिसर्च पार्ट जो है, ये अमेरिका का, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि उनमें फंडिंग बहुत ज्यादा होती है। इट रिक्वायर्स फंडिंग। अब आपको सिंपल सी एक दवाई बता, जैसे आपने इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की। इम्यूनोथेरेपी जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इम्यूनोथेरेपी इज अ वेरी ब्लॉकबस्टर ड्रग, इट हैज सेव्ड बिलियंस ऑफ लाइव्स एंड इट हैज मेड अ ट्रेमेंडस चेंज इन द पेशेंट्स लाइफ। पर जब उसकी कॉस्ट पूछते हैं तो दैट कॉस्ट एक्सुबरेंटली हाई। क्या कॉस्ट होता है सर? इट वेरीज फ्रॉम वेरियस ड्रग। अगर आप बेस्ट सेलर जो दवाई मान के चलो, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है, जैसे कि एक दवाई, इसको हम पेम्ब्रोलिज़ुमैब कहते हैं, केटुडा कहते हैं। अभी भी अगर हम कंसेशन भी करके पेशेंट को देते हैं तो साल का खर्चा अराउंड 12-13 लाख रुपए का आता है। ये कंसेशन के बाद जब हम कुछ कह के दें, तरफ से अगर आप उसको एमआरपी पे कॉस्ट करें, दैट काउंट्स 75 to 80 lakhs पर ईयर। कौन कर सकता है इंडिया में? फाइनेंशियली हार्डली 0.5% लोग कर नहीं पाएंगे जी। और ये क्यों महंगी दवाई है? बिकॉज ये दवाई इंडिया में बनी ही नहीं है, ये सारे बाहर बनी है। और वहां क्यों बनी है? वहां ऐसे नहीं है कि वहां पे लोगों को ज्यादा दिमाग है या ज्यादा ट्रेंड है, ज्यादा वो नहीं है। वहां पे जितने ट्रेंड है इंडिया के गए हुए हैं, इंडिया या फिर ऐसी कंट्रीज के गए हुए हैं, उनके पास सोर्स रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट इज गिविंग देम द फंड्स टू रिसर्च एंड रिसर्च एंड रिसर्च। वो रिसर्च कर करके ऐसी दवाइयां बनाते हैं। इंडिया में बिकॉज ऑफ आवर बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री, हम उतना चीज रिसर्च में नहीं डाल पाए। और मे बी इन द कमिंग ईयर्स इट विल चेंज। वैसे बढ़ भी रहा है रिसर्च में, हम काफी आगे जा रहे हैं। मैं खुद कई पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट रहा हूँ, अभी भी हूँ। तो मे बी गुड थिंग्स विल कम, बट अभी के लिए तो वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड, वी आर नॉट डूइंग इट आल्सो। बट सर, जो ट्रीटमेंट है, इज द ट्रीटमेंट इन इंडिया एट पार विद द ट्रीटमेंट गिवन एट जॉन हॉपकिंस? और देखिए मैम, ये तो मैं आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट, कोई भी दवाई इस वक्त अगर वर्ल्ड में है, कोई भी ट्रीटमेंट रेजिमेन, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कोई भी सर्जरी, कोई भी रेडिएशन टेक्निक जो वर्ल्ड में टॉप ऑफ द लाइन है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, इंडिया में सब जगह है, इंडिया में है। तो ऐसी कोई चीज से हम कहें कि इंडिया में ना हो के बाहर है, हार्डली एनी, मुझे नहीं लगता। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हो रहे हैं तो वो बाहर ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया में कम हो रहे हैं। या बेसिक ट्रीटमेंट मैं कहूंगा मोर देन 95-98% कैंसर के जो बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यस, एब्सोल्युटली इजीली अवेलेबल। एंड सर, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, क्या सेफ लिमिट है इसका? कोई सेफ लिमिट नहीं है मैम, कोई सेफ लिमिट। ये देखो, ये हमसे पेशेंट बहुत पूछते हैं कि सर अगर मैं अल्कोहल कितनी ले सकता हूँ, ठीक है? तो अगर तो हम उनको ये कहने लग जाए, चलो यार तुम महीने में 1 या 2 पैक लगा लेना, वो भी गलत है। क्योंकि अब तो प्रूव हो चुका है कि देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन। अब गाइडलाइंस में आ चुका है। पहले कहते थे कि 10 आउंसेस जो होता है, 1 पैक जो होता है, आप लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब तो प्रूवन हो चुका है कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज रिकमेंडेड। तो अगर उनके लिए रिकमेंडेड नहीं, हार्ट के लिए, तो कैंसर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे तो क्लियर कट रूल्स हैं, देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर अल्कोहल। स्मोकिंग है तो भूल ही जाओ, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत सीखा आज आपसे। Thank you so much for being a part of the Green Talk Show. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. All right, friends, that's a wrap for today's episode. I hope you enjoyed listening to Dr. Saab, and we'll see you all very soon for the next episode of the Green Talk Show. Until then, stay tuned, stay fueled, lots of love.